हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल से मित्रा में मैं हूं एपी सिंह। दोस्तों मैं आपको जीडी, एयरफोर्स वाई ग्रुप, एसएससी तथा अन्य सभी कंपटीशन एग्जाम जिनमें जीके जीएस एक इम्पोर्टेंस भूमिका निभाता है उसके लिए दोस्तों मैं आपको जीके जीएस पढ़ा रहा था। दोस्तों इसमें हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। हम पढ़ रहे थे भूगोल में, जियोग्राफी में, और जियोग्राफी में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। दोस्तों वायुमंडल की जितनी भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको मैं एक ही बार में ख़त्म करूँगा। सबसे पहले समझते हैं वायुमंडल है क्या। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है, किसी चीज़ को के बारे में जानने से पहले ये जानना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। वायुमंडल एक आवरण है दोस्तों, एक तरफ से आप कह सकते हैं वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ एक वायु का आवरण है जो दोस्तों धूल के कारण गैस और एक और चीज़ क्या, जलवाष्प, इन तीनों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों बात आती है दोस्तों आखिर आवरण है तो पृथ्वी के चारों तरफ कर क्या रहा है, इसको किसने पकड़े रखा है, पकड़ के रखा है। किसने पकड़ा है दोस्तों? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसको पकड़ के रखा है। ये है, ये मान लो इसमें वायुमंडल है, और वायुमंडल को किसने पकड़ रखा है? इसके गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ रखा है, गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों ये बात सही है कि दुनिया का सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन इतना ही दुर्बल नहीं कि वायुमंडल को ना पकड़ पाए, इतना ही दुर्बल नहीं कि वायुमंडल को ना पकड़ पाए। ठीक है, इसलिए वायुमंडल मिलकर किससे बनता है? जलवाष्प, धूल के कण प्लस गैस। गैस दो तरह होती है, स्थायी और अस्थायी, दोनों टाइप की गैस होती है इसमें। ठीक है, अब आइए आगे देखिए क्या। अब दोस्तों जलवाष्प और धूल के कण क्या काम होता है इनका? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है जलवाष्प और धूल के कण का? ये दोस्तों वर्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसमें? वर्षण। ये वर्षण क्या चीज़ है? अरे भाई वर्षण से याद आया वर्षा, वर्षा से याद आई वर्षा, मतलब वर्षा करने में ये अपनी एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है दोस्तों। कौन? जलवाष्प और धूल के कण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और आगे देखिए, वायुमंडल में मौजूद गैस में है तो नाइट्रोजन, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन 78% है, 21% के बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद फिर आपका आता है ओजोन वगैरह। ओजोन बहुत कम है, 0.0001% है। इनके बाद जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बाद तीसरे नंबर पर आती है दोस्तों आपकी आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन आदि ये सब गैसें आती हैं। हीलियम भी आती है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों अगला पॉइंट क्या? वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना। ठीक है, आइए इसको मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम के उद्देश्य से। डायग्राम से दोस्तों हम बहुत जल्दी सीखेंगे और एक ही बार इसको उड़ा देंगे। वो देखिए, एक ही बार क्या करेंगे इसको, धड़ से अलग। मान लो इतनी हमारी पृथ्वी है, क्या है? अर्थ हमारी क्या है? गोल है, लेकिन यहाँ पर हम इसका कौन सा भाग लेने? इसका इतना वाला। इससे हम दोस्तों बाकी का मतलब कि आप कह सकते हैं इसके ऊपर का ये हम बता देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी कुछ इस टाइप से है, ये भी इस टाइप से है, और ये भी इस टाइप से है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए आपको। ये हमारी क्या है दोस्तों, हमने कोने पे ले ली इसकी अर्थ का एक पार्ट ले लिया। अब देखिए, अब इससे थोड़ा सा ऊंचे है, ये है श्रोप मंडल। वायुमंडल में पहला कौन सा आता है? श्रोप मंडल। ये सीमा क्या कहलाती है? श्रोप सीमा। क्या? स्रोत सीमा।
और दोस्तों क्या है ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों, किसकी? सौरमंडल की। ठीक है। और दोस्तों क्या, इसको थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किस में आती है दोस्तों? इसी में आती है। ठीक है। मान लो इसको हमने इतना लंबा कर दिया आपको समझाने के लिए। इसकी क्या है? स्रोत सीमा। ठीक है दोस्तों, ऋतु और मौसम संबंधित सभी जो परिवर्तन होते हैं वो इसी में होते हैं, जैसे कि आंधी, बादल और वर्षा, ये सब किसमें होते हैं दोस्तों? सौरमंडल में होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे दोस्तों, जो स्रोत सीमा है इसके पास अति तीव्र गति से कौन सी चलती है? पवनें चलती हैं अति तीव्र गति से, अति तीव्र पवनें, हवा चलती है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जेट पवनें कहते हैं, जेट पवनें क्या लगता है। ठीक है। अब आइए इससे थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऊपर कौन सी आती है वो देखिए, ऊपर आता है दोस्तों संपात मंडल। क्या? संपात मंडल। ठीक है। ये क्या है दोस्तों? संपात मंडल है। ये 50 किलोमीटर तक की रेंज में आता है। 18 इसमें काट लीजिए दोस्तों, यहाँ से लेके 18 ये, और इससे ऊपर का क्या है ये दोस्तों? ये आता पूरा 50 किलोमीटर की रेंज में। इससे 20 या 30 अर्थात लगभग ये वाली सीमा में। ये कितना दोस्तों? ये मान लो हमारा आपका यहाँ से 20 और 30 किलोमीटर की सीमा में क्या आती है दोस्तों? अति इम्पोर्टेंट में आ सकती है, आपको कोई 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 जमाती है ओजोन परत। ये क्या है दोस्तों? जो मैंने डॉट बनाई है, ओजोन परत। अगला देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों मध्य मंडल। ये कौन सा था? संपात मंडल। अगला आता है मध्य मंडल। इसकी रेंज क्या है भाई साहब? इसकी रेंज है वो आप देखिए कितना, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की रेंज है इसकी। ठीक है। पृथ्वी से कितनी दूर है? 80 किलोमीटर की दूरी पर है। और दोस्तों क्या, इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। वो किसमें? मध्य मंडल से। सौर मंडल, संपात मंडल, मध्य मंडल, इसके बाद आता है क्या? आयन मंडल। आयन शब्द से क्या आपको पता पड़ रहा है? आयन मतलब आयन में टूटे हुए हों, अर्थात प्लस माइनस में टूटे हुए हों। ठीक है। मध्य मंडल की सीमा के ऊपर 80 से 640, सॉरी कितना? 640 किलोमीटर की रेंज में क्या आता है दोस्तों? आयन मंडल। क्या? आयन मंडल दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? आयन से शब्द पता पड़ रहा, तो ये क्या है? इसमें आवेशित कण होते हैं। आवेशित कण होते हैं किसमें? आयन मंडल में। क्या दोस्तों क्या होता है दोस्तों? आवेशित कण इसमें होते हैं। विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहा जाता है, और इसके ऊपर इसका नाम क्या कर दिया? आयन मंडल होते हैं दोस्तों। और आयन मंडल से ऊपर होता है एक होता है बहिर्मंडल। इसमें वायु बहुत विरल होती है, मतलब ना के बराबर।
ठीक है। वायु बहुत विरल होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका मतलब कि वायु है बहुत अलग अलग होती है, आप कह सकते हैं बहुत विरल होती है वायुमंडल। ये क्या है, वायुमंडल के ऊपर का पार्ट है। एक क्वेश्चन आता है भाई एग्जाम में, कौन सा, कि मान लो अगर कुछ तारा वगैरह उससे हमारी रक्षा कौन करता है, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं और बच्चे ठोक के आते हैं, पता कौन सा, संपात मंडल। वो कहते हैं भाई साहब ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, ओजोन परत आती है संपात मंडल में, अर्थात ठोको संपात मंडल। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सही कौन सा है, वो है आयन मंडल। उसको आयन मंडल क्या होता है, जब कोई भी छोटी तार वगैरह गिरता है तो उसको हवाई हवा में उसको आवेशित करके इस तरह से प्रक्रिया करता है, उत्पन्न विद्युत आवेश द्वारा कुछ ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न करता है जिसके कारण वो पिंड जलने लग जाता है, अर्थात पृथ्वी से उसकी रक्षा हो जाती है और उसको वापस कर देता जाता है। कोशिश क्या करता है, उसको वापस करने की। कौन, आयन मंडल। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारे वायुमंडल खत्म हो गया। और अगले देखिए वायुमंडलीय दाब, वो क्या होता है वो देखिए दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। अगली चीज आती है दोस्तों वायुमंडलीय दाब। ये क्या होता है भाई, एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटीएम जिसको कहा जाता है। स्मॉल लेटर में ए, स्मॉल लेटर में टी और स्मॉल लेटर में एम। दोस्तों पृथ्वी की एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल अथवा पृथ्वी की इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडलीय परतों द्वारा पड़ने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए अब आगे देखिए। अगली चीज़ क्या है दोस्तों, इसमें वायुमंडलीय परतों द्वारा पड़ने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और क्या भाई, इसके लिए दोस्तों इकाई क्या मानी गई है वो देखिए। इसकी इकाई है, कई बार क्वेश्चन आता है वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है, तो वो है मिलीबार। इसकी इकाई दोस्तों मिलीबार क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर 1 ग्राम जो बाहर पड़ता है वो क्या कहलाता है, 1 मिलीबार कहलाता है। ठीक है, अगर 1 ग्राम बाहर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल पर पड़ रहा है, स्क्वायर क्षेत्रफल पर पड़ रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पड़ रहा है, तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों, 1 मिलीबार कहलाएगा। इसके बाद दोस्तों वायुदाब पेटियाँ। वायुदाब पेटी दोस्तों 4 प्रकार की होती हैं, वो मध्यदाब पेटी, निम्नदाब पेटी। वो एक कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका कोई खास रोल नहीं आता हमारे एग्जाम पैटर्न में। दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो आप जान चुके हैं कौन कौन सा, कि कौन से में क्या होता है, किस में क्या होता है, वायुमंडल संबंधित आप जान चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या, वो देखिए हम कल दोस्तों पवन के बारे में पढ़ेंगे, पवन के बारे में जानेंगे। उसके बाद दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आता है जल से संबंधित पॉइंट।
जल आप कहेंगे जल से संबंधित पॉइंट कभी नहीं आता। तो दोस्तों हम सिर्फ जल में ना सिर्फ जल स्थल के बारे में पढ़ेंगे, बल्कि इम्पोर्टेंट जो कंट्री हैं उनके कौन कौन से शहर उसके किनारे हैं, या फिर इसके अलावा दोस्तों क्या कि सबसे बड़े जलप्रपात वगैरह में कौन कौन सा झील वगैरह के बारे में, नदी वगैरह के बारे में, और अन्य सभी चीज़ें जैसे महासागर वगैरह उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो को पसंद आई, वीडियो पसंद है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।